गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम एसएफएम के कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन में लेने वाले जो मर्जर एक्विजिशन चैप्टर के, जिनका सॉल्यूशन मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा है प्रैक्टिस मैनुअल से। तो मर्जर एक्विजिशन के क्वेश्चन नंबर 9, 23, 26, 35, 42, 45, 46 अक्टूबर 18 का एडिशन है मेरे पास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है 13.5 पेज नंबर पे, 23 है 13.25 पेज नंबर पे, 26 है 13.26 पेज नंबर पे, 35th क्वेश्चन है 13.42 पेज नंबर पे, 42nd क्वेश्चन है 13.57 पेज नंबर पे, और 45, 46 ये 13.62 पेज नंबर पे। ठीक है, इन दोनों का सॉल्यूशन मैं पादुका से डिस्कस करूंगी और डिस्क्रिप्शन में जो पादुका का सॉल्यूशन है वो भी आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बी लिमिटेड जो एक हाईली सक्सेसफुल कंपनी है, ठीक है, विशेस टू एक्सपांड बाय एक्वायरिंग अदर फर्म्स, उसका जो एक्सपेक्टेड हाई ग्रोथ है इन अर्निंग्स एंड डिविडेंड इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स पीई रेशियो कितना है? 17 का है। तो अब देखो बी लिमिटेड का पीई रेशियो 17 है, एंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है बी लिमिटेड के हैज बीन एडवाइज्ड दैट इफ इट वर टू टेक ओवर द फर्म्स विद अ लोअर पीई ratio than its own using a share for share exchange, then it could increase its reported earning per share. C limited जो है suggest करता है as a possible target for a takeover which has a PE ratio of 10, मतलब ऐसी कंपनी जिसका पी रेशियो 10 है और जिसके नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है, उसको रिकवर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इश्यू प्राइस कितनी? 15, और बी लिमिटेड के पास में 5 लाख शेयर है जिनकी इश्यू प्राइस कितनी है? 12। तो वैसे तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी हम करते हैं। कैलकुलेट द चेंज इन अर्निंग पर शेयर ऑफ बी लिमिटेड if it acquired the whole of C Limited by issuing the shares at its market price of rupees 12, assume the price of the B Limited share remains constant। इसमें क्या है कि जो टोटल मार्केट वैल्यू है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ सी लिमिटेड वो कितनी है? एक मिनट, ईपीएस बी लिमिटेड का कितना है? ईपीएस हमारे पास अभी नहीं है, तो ईपीएस को हम एक्स मान लेते हैं। पी कितना है? 17, एमपीएस कितना है? 12, तो ईपीएस कितना आ जाएगा? 0.7 पर। सी लिमिटेड का पी रेशो 10 है, एमपीएस 15 है, ईपीएस आ जाएगा 1.5, तो दोनों का हमारे पास में ईपीएस मिल गया। ठीक है, अर्निंग्स ऑफ सी और अर्निंग्स ऑफ बी टोटल कितना हो जाता है? 1 लाख इंटू 1.5 एंड 5 लाख इंटू 0.71 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? अगर हम नंबर ऑफ शेयर मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें किसके? सी लिमिटेड के, तो 1 लाख इंटू 15 अपॉन 12 करके 125,000 शेयर आ जाएंगे, तो टोटल शेयर आ जाएंगे 5 लाख प्लस 1,25,000, और हमारे पास अर्निंग्स आ जाएगी 1 लाख इंटू 1.5 प्लस 5 लाख इंटू 0.71, तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.80 का हमारे पास में जो ईपीएस है वो इंक्रीज हो जाएगा 0.71 से 0.80। ठीक है, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। फिर क्वेश्चन नंबर 23, इसमें वैसे डिस्कशन जैसा कुछ नहीं है, तो मैं इसको बोर्ड पे नहीं कर रही हूँ। अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, तो मैं इसका सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 23 13.25 पेज नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें क्या है कि जो भी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिलेटेड टू द एक्वायरिंग द फर्म मार्क लिमिटेड एंड द टारगेट फर्म मास्क लिमिटेड। फिर यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है वो 2000 लाख मार्क की और 400 लाख मास्क की। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 200 लाख से मार्क की और 100 लाख से मास्क के। पी रेशियो जो है वो 10 है मार्क का और 5 है मास्क का। What is the swap ratio based on the current market price? What is the EPS of the mark after acquisition? And what is the expected market price per share of mark limited after acquisition? Assuming PE ratio जो है remain unchanged। इसमें ये काफी easy question है, but इसमें ना इक्वेशन नंबर 23 मेरा डिस्कशन का था ही नहीं। दिस इज टू इजी, इसको क्या डिस्कस करें? क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो है, जिसका मैं एक फॉर्मूला दूंगी, उस अकॉर्डिंग आपको करोगे ना तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पता चलेगा, कि डिफरेंट फॉर्मूला पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसमें क्या डिटरमाइन करो? मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ XYZ। तो मैक्सिमम और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो को कैलकुलेट करने का मैं एक फॉर्मूला लिखूंगी, फिर उस अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 13.23 प्रैक्टिस मैनुअल अक्टूबर 18 का एडिशन। ठीक है, मर्जर एक्विजिशन का मैं क्वेश्चन रेड आउट कर रही हूँ। XYZ लिमिटेड जो है वांट्स टू परचेज ABC लिमिटेड बाय एक्सचेंजिंग 0.7
of its shares for each share of ABC Limited. Relevant financial data, जो relevant financial data है आर एज फॉलोज. इसमें इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 10 लाख और 4 लाख गिवन है. उसके बाद में ईपीएस 40 और 28 गिवन है. देन मार्केट प्राइस पर शेयर 250 और 160 गिवन है. पहले स्ट्रीट द इम्पैक्ट ऑफ द मर्जर ऑन द ईपीएस ऑफ द बोथ कंपनीज एंड द मैनेजमेंट ऑफ द एबीसी लिमिटेड हैज कोटेड अ शेयर एक्सचेंज रेशियो ऑफ 1:1 for the merger, assuming that PE ratio of XYZ Limited will remain unchanged after the merger. What will be the gain from merger? ये भी easy है. What will be the gain and loss to the shareholder? ये भी calculate करना है and then determine करना है maximum exchange ratio. ठीक है, तो particular इस point के लिए मैं ये पूरा question solve कर रही हूँ. देखो सबसे first तो क्या करना है हमको, total number of shares कितने हैं. इसका जो solution है पादुका का वो मैं आपको description में send कर दूंगी. ठीक है, total number of share number 24. ठीक है, page number 13.23 PM. Total number of shares. Then earning per share 1428. मार्केट प्राइस कितनी है वो गिवन है 250 से 60. टोटल अर्निंग्स हमको पता चल गई क्योंकि अर्निंग पर शेयर और टोटल नंबर अपने पास में है. ठीक है, मार्केट प्राइस से पी रेशियो कैलकुलेट हो सकता है. पी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा एमपीएस अपॉन ईपीएस. यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है. 6.25 और 5.71. फिर आ जाएगा वैल्यू ऑफ द फर्म. वैल्यू ऑफ फर्म कितना है, एमपीएस इंटू टोटल शेयर, एमपीएस इंटू टोटल शेयर. तो ये आ जाएगा 2500 लाख और ये आ जाएगा हमारे पास में 640 lakhs. 640 lakhs. ठीक है, फिर आ जाएगा इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट मर्जर ईपीएस. पोस्ट मर्जर ईपीएस, पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना है. इक्विटी अर्निंग्स, अर्निंग्स ये टोटल 400 प्लस 112 मतलब ये आ जाती है 512. ठीक है, अगर रेशियो जो है वो 0.7:1 रहता है और रेशियो 1:1 रहता है, दोनों में ही हम देखते हैं. तो एक्सचेंज एग्जिस्टिंग नंबर कितना है, एग्जिस्टिंग नंबर है 10 लाख और 10 लाख. और शेयर इशूड, शेयर कितना इशू किया 2.8 lakhs और 4 lakhs. 4 लाख इंटू 0.7 कर दिया तो 2.8 आ गया इधर ना. तो यहाँ पे टोटल शेयर कितने हैं, टोटल शेयर हो जाते हैं 12.8 लाख और 14 लाख. पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना हो गया, पोस्ट मर्जर ईपीएस हो गया 40 और 36.57. तो पोस्ट मर्जर एमपीएस कितना हो गया, पोस्ट मर्जर एमपीएस हो गया 250
228.57। एमपीएस कैसे आएगा यहाँ पर? सी पी रेशो कितना है हमारे पास में, जो एक्स वाई जेड का है वो पी रेशो है, हमने कैलकुलेट किया था ना। तो हमारे जो पी रेशो था एक्स वाई जेड का वो 6.25 था, इंटू 40 किया, 6.25 इंटू 36.57 किया, तो ये हमारी मार्केट प्राइस आ गई। मेन कॉन्सेप्ट जो शुरू होगा ना वो अब शुरू होगा, जो मैं बता रही थी ना, कंपटीशन ऑफ द पोस्ट मर्जर ईपीएस और एमपीएस के बाद में कंपटीशन ऑफ मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो क्या है, वीएस प्लस जीएस इंटू एसबी। इसके पूरा फॉर्मूला में लिख लेती हूँ, पहले एक बार अपन पोस्ट मर्जर ईपीएस और एमपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। रेशो हमने कितना कितना लिया, 0.7:1 और 1:1, दोनों ही रेशियोज देख रहे हैं हम, है ना, एक्स वाई जेड और एबीसी। एक्स वाई जेड और एबीसी। वैसे तो ये बहुत इजी है बट फिर भी ठीक है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। प्री मर्जर ईपीएस है 40, 28, 28। पोस्ट मर्जर कितना है 40, 28 इंटू 0.7 कितना हो जाता है, 40 इंटू 0.7 ये आ जाता है 28, और ये आ जाता है 36.57। ये कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 36.57 इंटू 1 ये आ जाएगा 36.57। फिर है प्री मर्जर एमपीएस कितना है, 250, 160, 250, 160। पोस्ट मर्जर 250, 250, 228, ये ऑलरेडी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं ना, और 228.57, ठीक है, क्योंकि 1:1 का रेशो था और एमपीएस चेंज नहीं होगा। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन एमपीएस, अगर ईपीएस के चेंज की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस नहीं, यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं, यहाँ पे 3.5 43 से डिक्रीज हो गया, और यहाँ पर इंक्रीज हो गया कितने से, 8.57 से। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो नो चेंज, यहाँ पे 90 का फायदा, यहाँ पे 21.44 से डिक्रीज, और यहाँ पे 68.57 से इंक्रीज, ठीक है। अब है कंपटीशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी। मर्ज्ड एंटिटी की वैल्यू, मर्ज्ड एंटिटी की वैल्यू कितनी है, टोटल अर्निंग्स है 400 प्लस 112, 512, और पी मल्टीपल कितना है, एक्स वाई जेड का पी, एक्स वाई जेड का पी है 6.25, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6.25 इंटू 512, 3200 की वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ से मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो का जो मैं एक फॉर्मूला है वो लिखती हूँ, जो आपने पहले शायद नहीं सुना होगा, जो थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह जाता है, दैट इज, अभी देखो एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, क्या है इसका फॉर्मूला, VS प्लस GS इंटू SB अपॉन VB प्लस GB इंटू SS, ठीक है। तो VS आ जाता है वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी बिफोर मर्जर, VS इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी बिफोर मर्जर। फिर मैं बताऊंगी कि जब मिनिमम एक्सचेंज रेशियो का भी फॉर्मूला बताऊंगी मैं, VB इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बाइंग कंपनी,
बिफोर मर्जर, ठीक है। फिर आ जाता है जीएस। जीएस आ जाता है सेलिंग कंपनी को जो गेन होता है वैल्यू ड्यू टू द मर्जर, सेलिंग कंपनी को जो गेन होता है किस वजह से, ड्यू टू मर्जर। वो गेन कैसे निकालेंगे अभी मैं बता दूंगी, ठीक है। और जीबी आ जाता है बाइंग कंपनी को जो भी गेन होगा, ठीक है। और एस एस, एस एस क्या है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन सेलिंग कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स आउटस्टैंडिंग कौन सी कंपनी में, सेलिंग कंपनी में। और एस बी जो भी शेयर आउटस्टैंडिंग है किसमें, बाइंग कंपनी में। ये है पूरा फॉर्मूला। और 3200 की अपन ने वैल्यू ऑलरेडी निकाली थी, आपको पता हो पी से मल्टीप्लाई किया था 512 को, ठीक है। तो ये 3200 की वैल्यू याद रखना। फिर इसमें आ जाता है हम वैल्यू फ्रॉम बिफोर मर्जर क्या था, आफ्टर मर्जर तो हमने 3200 कैलकुलेट कर लिया, 3200 आफ्टर मर्जर कैलकुलेट कर लिया हमने। कैसे, 512 इंटू पी, एक्स वाई जेड का पी था 6.25। पर बिफोर मर्जर वैल्यू क्या थी, बिफोर मर्जर वैल्यू के लिए हमको दोनों ही का क्या करना है, 2500 प्लस 640 की वैल्यू, इनकी वैल्यूज कितनी थी, 2500 प्लस 640, अभी कैलकुलेट करें तो आ रही थी 3140। तो मर्जर की वजह से कितना गेन हुआ, यहाँ पे 3200 था, 3200 3140 में कितना डिफरेंस है, 60 का। तो ये क्या है, गेन है, गेन ड्यू टू मर्जर, गेन ड्यू टू मर्जर, ठीक है। अब अगर ये जो गेन है ये सेलिंग कंपनी में जोड़ेंगे, ये जो गेन है यहाँ पे सेलिंग कंपनी में अगर ये गेन जोड़ेंगे तो आ जाएगा मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। और यही गेन अगर हम बाइंग कंपनी में जोड़ेंगे तो आ जाएगा मिनिमम एक्सचेंज रेशियो। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, गेन अगर सेलिंग कंपनी का 60 है तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। और यही गेन अगर बाइंग कंपनी में जोड़ना है तो आ जाएगा मिनिमम एक्सचेंज रेशियो, ठीक है। तो हमें तो अभी क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो बताओ। तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, इस गेन को किसमें जोड़ना है, सेलिंग कंपनी में। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द सेलिंग कंपनी कितनी है, 640 की वैल्यू है, हमको पता है यहाँ पे 640 की वैल्यू है, प्लस 60 का गेन मल्टीप्लाइड बाई इसमें जितने भी शेयर्स बाइंग कंपनी के है उससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। और डिवाइडेड में वैल्यू ऑफ बाइंग कंपनी है 2500 प्लस जीरो का गेन, यहाँ पे जीरो का गेन इसलिए क्योंकि मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकाल रहे हैं, इनटू शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी में कितने, 4 लाख के शेयर्स थे, यहाँ पे बाइंग कंपनी के शेयर आएंगे, यहाँ पे सेलिंग कंपनी के शेयर आएंगे, ठीक है। और ये 2500 कितना आ जाता है, रेशो, रेशो आ जाएगा 0.7 शेयर ऑफ XYZ फॉर ईच शेयर ऑफ ABC, XYZ फॉर ईच शेयर ऑफ ABC, ठीक है। मेन ये फॉर्मूला बताना था, वही पर्पस था मेरा, ठीक है, इस क्वेश्चन को करवाने का। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 13.26 पे। ये क्वेश्चन वैसे तो डिफिकल्ट नहीं है बट इसमें बहुत ही पता नहीं क्या क्या गिवन है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि लॉन्गिट्यूड लिमिटेड जो है इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द लैटिट्यूड लिमिटेड on a share exchange basis following relevant data are available. Profit after tax given है 140 और 60 का, number of shares given है 15 और 16 के, earnings per share है 8 और 5 का, P ratio है 15 और 10 का, इग्नोर सिनार्जी बोल रखा है, और प्री मर्जर मार्केट वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी है कि प्री मर्जर मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसमें प्री मर्जर मार्केट वैल्यू के लिए P इंटू EPS, P कितना है 8 इंटू 15 लॉन्गिट्यूड का और 5 इंटू 10 लैटिट्यूड का, वो जाता है 120 प्लस 50, 120 एंड 50 आ जाएगा, दैट
is so easy. Maximum exchange ratio, Longitude Limited can ऑफर विदाउट डिल्यूशन ऑफ ईपीएस. जब विदाउट डिल्यूशन ऑफ ईपीएस की बात हो जाती है तो जो पहले वाला फॉर्मूला था वो नहीं लगाएंगे, फिर हम ईपीएस को एक्सचेंज रेशियो मानेंगे, मार्केट वैल्यू पर शेयर का एक्सचेंज रेशियो मान के फिर कैलकुलेट करेंगे. जो इसमें पीएम में कर रखा है वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस लगा मुझे. बाकी इसमें अगर एक्सचेंज रेशियो सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, एमपीएस ऑफ सेलिंग अपन एमपीएस ऑफ बाइंग है 50/120, जिससे अपना 0.416 पर शेयर ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर एवरी शेयर ऑफ लैटिट्यूड आ जाएगा. और ईपीएस के हिसाब से देखिए तो ईपीएस ऑफ सेलिंग अपन ईपीएस ऑफ बाइंग 5/8, दैट इज 0.6250 शेयर ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर एवरी शेयर. ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर भी निकालना हो तो 0.416 इंटू 16 लाख 666,720 और 0.625 इंटू 16 लाख दैट इज 10 लाख शेयर आ जाएगा. और जो यहाँ पे एमपीएस हम कैलकुलेट कर चुके हैं वो तो आपको पता ही है. तो मेरे हिसाब से इसमें इतना जो प्रोसेस कर रखा उसकी कोई जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से. नहीं, ये पादुका में भी वही सोल्यूशन है जो मैंने बताया. ठीक है, तो वो सोल्यूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी कि सिर्फ 2 लाइन का सोल्यूशन है, जिस पर इसमें पता नहीं क्या कर रखा है. मैंने तो ढंग से देखा भी नहीं, और देखा था तो मुझे समझ में भी नहीं आया था. ठीक है, अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 35 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज, yeah, it is a good question. इसमें क्या है, इसमें भी जो थोड़ा सा पैटर्न था पादुका से अलग था, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको भी डिस्कशन में लेना चाहिए. पेज नंबर 13.42. ठीक है, टी लिमिटेड एंड ई लिमिटेड जो है आर इन द सेम इंडस्ट्री एंड जो फॉर्मर इज इन द negotiation for the acquisition of the latter, and important information about the two companies as per their latest financial statement is given below. रुपीज 10 इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है टी लिमिटेड के 12 लाख और ई लिमिटेड के 6 लाख. फिर जो डेप्ट है डिबेंचर 10% वो है 580, और इंस्टीट्यूशनल लोन जो है 12.5% वो है 240. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एप्रिसिएशन एंड टैक्स जो है वो है 400.86 और 115.71. मार्केट प्राइस पर शेयर है 220 और 110. टी लिमिटेड ने प्लान किया है टू ऑफर अ प्राइस फॉर ई लिमिटेड और बिजनेस एज ए होल विच विल बी 7 टाइम्स ईबीआईडीटी है. मतलब सिनर्जी इफेक्ट देखना, 7 टाइम्स ऑफ जो ईबीआईडीटी है उसका 7 टाइम्स. ठीक है, टी लिमिटेड प्लान्स टू ऑफर प्राइस फॉर ई लिमिटेड, ऐसी प्राइस देना है जिससे उसका बिजनेस जो उसको ईबीआईडीटी का 7 टाइम्स रिड्यूस्ड बाय द, जिसमें से क्या रिड्यूस करना, आउटस्टैंडिंग डेप्ट इज टू बी डिस्चार्ज बाय ऑन शेयर बाय एट मार्केट प्राइस. इसको भी समझना पड़ेगा कि 7 इंटू ईबीडीटीए करोगे, उसमें से डेप्ट लेस करोगे, फिर जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा अपना नेट कंसिडरेशन पेबल. मतलब फर्स्ट का तो आंसर भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, जो फर्स्ट पूछा है ना नेट कंसिडरेशन वो. ठीक है, 115.71 इंटू 7 दैट इज 809.97, लेस डेप्ट है 240 का, तो ये आ जाता है 569.97. ठीक है, फिर पूछा है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय टी लिमिटेड. अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने, इसमें क्या है कि ई लिमिटेड प्लानिंग इज टू सीक 1 शेयर इन टी लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर. मतलब 1:2 का एक्सचेंज रेशियो गिवन है बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस पे बेस्ड. टैक्स रेट जो है ऑफ टू कंपनीज इज अज्यूम्ड 30% है, और कैलकुलेट करना है शेयर्स. शो द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स. पहला तो पूछा है नेट कंसिडरेशन, वो हम कैलकुलेट कर चुके. फिर पूछा है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय टी लिमिटेड. अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे इशू करने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड वो आ जाएगा 5 1:2 बोला है ना, तो 6 लाख शेयर के बदले में डिवाइड बाई 2 कर दो तो 3 लाख शेयर्स, तो 3 लाख शेयर्स, यस 3 लाख शेयर्स. फिर आ जाता है ईपीएस ऑफ द टी लिमिटेड, और अगर वैल्यू निकालना चाहो तो 3 लाख इंटू 220. प्राइस किसकी कर लेना, प्राइस हम ले लेंगे उसकी टी लिमिटेड की, ई लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर पे, तो वो आ जाएगा 620 लाख शेयर्स डिवाइडेड बाई 220 दैट इज 3 लाख शेयर्स. इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, और 6 लाख शेयर्स डिवाइड बाई 2 दैट इज 3 लाख शेयर, ये भी कर सकते हैं. ठीक है, स्वैप रेशियो अगर मार्केट प्राइस पे नहीं बोला होता ना तो अपन नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड बाई 2 कर लेते तो वो 3 लेगा जाता. पर अगर मार्केट प्राइस के हिसाब से बोला है तो अपने को करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई 220 पर शेयर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3 लाख इंटू 220, एक वो प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 लाख शेयर डिवाइड बाई 2 दैट इज 3 लाख शेयर, मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस कितनी है 220, तो कितना हो जाएगा 660 लैक्स, और 660 लैक्स को वापस डिवाइड कर दो मार्केट प्राइस 220 से, तो नंबर ऑफ शेयर 3 लाख आ जाएगा. ठीक है,
खाली प्रेजेंटेशन का खेल था और कुछ नहीं। इस सेकंड पॉइंट में थर्ड आ जाता है ईपीएस ऑफ द टी लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। आफ्टर एक्विजिशन ईपीएस कितना है? तो ईपीएस के लिए टी लिमिटेड का 240 के शेयर है, डिवाइड बाई 12 लाख किया तो 20, और ई लिमिटेड का 60 लाख शेयर है, डिवाइड बाई 6 किया तो 10। ये तो था पुराना ईपीएस, ठीक है। अब आफ्टर एक्विजिशन के लिए सबसे पहले तो हम करते हैं दोनों के अर्निंग स्क्वायर, यानी 240 प्लस 60 हो जाता है 300 लाख, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर, पहले 12 लाख, पहले 6 लाख थे, अभी कितने हो गए 3 लाख, किसके ई के, तो 12 जो टी के ही प्लस 3 लाख, यानी हमारे पास आ जाता है 15 लाख के शेयर, तो 300 लाख डिवाइड बाई 15 लाख शेयर दिया जाता है 20। तो ईपीएस कितना हो गया आफ्टर एक्विजिशन? हो गया 20। फिर पूछा एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टी लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस के लिए सिंपली जो पी रेशियो आपको कैलकुलेट होगा उसे मल्टीप्लाई करना है। पी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या करता है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। एमपीएस कितना है 220, डिवाइड बाई ईपीएस कितना है 20, तो 11, और ई लिमिटेड का एमपीएस कितना है 110, ईपीएस कितना है 10, तो 11। तो 11 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे किससे, कह रहा assume to be P will not be undergone any change, P में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आ जाएगी P इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन ईपीएस कर लोगे तो P एमपीएस भी आ जाएगा, ठीक है। P अपने पास है 11 का, और ईपीएस हमारे पास में आ गया है 20 का, ठीक है। तो मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी, सिंपली हो जाएगी 220 की, ठीक है। फिर आ जाता है स्टेट ब्रीफली द एडवांटेजेस टू टी लिमिटेड फ्रॉम द एक्विजिशन। एडवांटेजेस के लिए आप एक इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो चाहो तो, जिसमें ईबी आईडीटी लिख सकते हैं हम 400.86 115.71, और फिर दोनों को ऐड करके 516.57। फिर इंटरेस्ट जो है वो लेस कर सकते हैं 518 टू 10%, दैट इज 58, और 214 टू 12.5%, दैट इज 30, और टोटल 58 प्लस 30 दैट इज 88। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है 342 टी का, 85.71 ई का, और 428.57 मर्ज एंटिटी का। फिर टैक्सेस 30% लेस करने के बाद में जो टी लिमिटेड की वैल्यू है वो 240 है, ई लिमिटेड की 60 है, और मर्ज एंटिटी की 300 है। ये इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दे आर अज्यूम टू बी नील, तो इनकम स्टेटमेंट बना दिया हमने, ठीक है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, इसको पता नहीं कैसे कर रखा था इसमें। दो तीन लाइन जो एडवांटेजेस के लिए थ्योरी में लिखी हुई है वो लिखनी है। सिंस द टू कंपनीज आर इन द सेम इंडस्ट्री द फॉलोइंग एडवांटेजेस, सिनर्जी, कॉस्ट रिडक्शन, ऑपरेटिंग इफिशिएंसी, बेटर मार्केट शेयर, और अवॉइडेंस ऑफ द कंपटीशन, ठीक है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जो था वो पादुका में डिफरेंट है, तो इसीलिए मैंने बता दिया। ये जो आंसर है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन ना, 42 पहले कर लेते, फिर 45 और 46 लास्ट में करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार 42 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, 42 भी थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, पेज नंबर आ जाता है 13.56, ठीक है। इसमें है बी ए लिमिटेड एंड डी ए लिमिटेड बोथ द कंपनीज ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है बी एंड डी ए लिमिटेड बोथ द कंपनीज ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री, एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बोथ कंपनीज फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर आर एज फॉलोज। इसमें क्या करंट एसेट्स है 14 लाख एंड 10 लाख, फिक्स्ड एसेट्स है 10 लाख एंड 5 लाख, और इक्विटी कैपिटल है 10 लाख एंड 8 लाख, और रिटेन अर्निंग्स है 2 लाख, और 14% लॉन्ग टर्म डेप्ट है 5 लाख और 3 लाख, करंट लायबिलिटीज है 7 लाख एंड 4 लाख। फिर इनकम स्टेटमेंट दे रखा है बी और डी ए का, नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्सेस एट द रेट 50%, और अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे 1,80,000 के, डिविडेंड पे आउट रेशियो है 40% 60%, और मार्केट प्राइस पर शेयर है 40 और 50। अज्यूम दैट, क्या बोला है इसमें, assume that both the companies are in the process of negotiating the merger through an exchange of the equity shares. You have been asked to assist in establishing the equitable exchange terms and are required to decompose the share price of both the companies into EPS and PE component, and also segregate their EPS figures into the return on equity and book value per intrinsic value, book value and intrinsic value per share component, and eliminate करो future EPS growth rate for the each company and based on the expected operating synergies। ये तो फर्स्ट पार्ट था जो सबसे ज्यादा इजी है। क्या बोलते हैं कि डिकम्पोज करो शेयर एक्सचेंज रेशियो को इनटू ईपीएस एंड पीई कंपोनेंट, और सेग्रीगेट करो ईपीएस फिगर को इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसमें क्या करना है, अर्निंग आफ्टर टैक्स दोनों का गिवन है 2,10,000 और 99 का, नंबर ऑफ शेयर 1,80,000 के, तो ईपीएस आ जाएगा 2.1 और 1.2375 का,
और जो एमपीएस है वो 40 और 15 दे रखा है, तो पी इज इक्वल्स टू एमपीएस अपॉन ईपीएस दैट इज 19.05 एंड 12.12। बुक वैल्यू पर शेयर जो है, अब यहाँ पे इक्विटी फंड कितना है, इक्विटी फंड हमारे पास में है 12 लाख और 8 लाख का। यहाँ पे देखो इक्विटी कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स टोटल मिला के 10 लाख प्लस 2 लाख, तो 12 लाख का फंड है और यहाँ पे 8 लाख का फंड है। तो बुक वैल्यू पर शेयर कितनी आ जाएगी, इक्विटी फंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 12 lakh divided by 1 lakh that is 12 or 8 lakh divided by 1 lakh that is 10, 8 lakh divided by 10,000 that is 8 lakh divided by 80,000, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 80,000 है ना, 80,000, तो 8 लाख डिवाइड बाई 80,000 दिस इज 10, तो बुक वैल्यू पर शेयर कितना आ गया 12 और 10। अब बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना, उसका फॉर्मूला होगा अर्निंग आफ्टर टैक्स अपन इक्विटी फंड इनटू 100 17.50% एंड 12.37%। ये काफी इजी था, यहाँ तक कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट आ जाता है एस्टिमेट फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ रेट्स फॉर ईच कंपनी, हर कंपनी के लिए ग्रोथ रेट, तो उसका फॉर्मूला क्या है रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू रिटेंशन रेशियो। तो हमारे पास में रिटेंशन रेशियो कितना है, वन लेस डिविडेंड पे आउट इज इक्वल टू रिटेंशन हो जाता है, तो डिविडेंड पे आउट कितना था 40%, तो आ जाएगा 60% किसके बीए के लिए और डीए के लिए आ जाएगा 40%, ठीक है। तो वन लेस डिविडेंड पे आउट दोनों का गिवन है। डिविडेंड पे आउट देखो, डिविडेंड पे आउट रेशियो इनकम स्टेटमेंट में 40% बीए का और 60% डीए का दे रखा है, तो 1 लेस 40% तो आ जाता है 60% और 1 लेस 60% आ जाता है 40%। हमारे पास डिविडेंड पे आउट से रिटेंशन रेशियो निकल गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमारे पास ग्रोथ रेट आ जाएगी 10.50% एंड 4.95%, इसमें कोई दिक्कत था ही नहीं। थर्ड पॉइंट आता है बेस्ड ऑन द एक्सचेंज एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग synergies BA Limited estimates that the intrinsic value of DA's equity share would be rupees 20 per share on its acquisition. You are required to develop a range of the justifiable equity share exchange ratios that can be offered by the BA Limited to the shareholders of DA Limited. Based on your analysis in part 1 and 2, would you expect the negotiating terms is to be closer to the upper or the lower expected exchange ratio limits and why? अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमको यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग सिनर्जी के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू जो है डीए की मानना 20 पर शेयर के हिसाब से आपको ऐसा एक्सचेंज रेशियो बताना है ऑफर्ड बाय बीए टू शेयर होल्डर्स ऑफ डीए जो बेस्ड हो एनालिसिस ऑफ फर्स्ट सेकंड पार्ट पे, एंड एक्सपेक्ट करो कि नेगोशिएटिंग टर्म्स जो है वो अपर और लोअर द एक्सचेंज रेशियो लिमिट्स एंड व्हाई। इसके लिए हमको क्या करना है, देखो एक्सचेंज रेशियो अगर हम ईपीएस के अकॉर्डिंग देखें या फिर एमपीएस के अकॉर्डिंग देखें या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें, तो चलो देखते हैं। सेलिंग प्राइस अपॉन बाइंग प्राइस ऑफ द ईपीएस 1.24 अपॉन 2.10 दैट इज 0.59, और बेस्ड ऑन एमपीएस हो जाता है 15 अपॉन 40 दैट इज 0.375, और इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग आ जाएगा 10 अपॉन 12 दैट इज 0.833। तो तीनों ही एक्सचेंज रेशियो हमने देख ली है, ईपीएस के अकॉर्डिंग, एमपीएस के अकॉर्डिंग और इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग। सबसे सही है एमपीएस का, ये आपको जो मैं बोल रही हूँ ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं सेंड कर दूंगी। ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन डिफरेंट है हमारी बुक में और पादुका में, इसीलिए प्रेजेंटेशन इनफेक्ट आंसर्स भी थोड़ी से डिफरेंट है, पर मुझे पादुका का सही लगा कि उन्होंने तीनों का कंपैरिजन किया, ईपीएस एमपीएस और इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर उन्होंने बताया कि एमपीएस का जो है वो 0.375 है जो कि सबसे कम है, ठीक है, क्लोजर टू द लोअर लेवल है, और ग्रोथ रेट जो है ग्रेटर ऑफ द बायर कंपनी देन द सेलिंग कंपनी, ये भी एनालाइज किया। और अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इज आल्सो हायर बाय द बायर कंपनी देन द सेलिंग कंपनी, और एक्सचेंज रेशियो जो मार्केट प्राइस के हिसाब से इज लोअर देन द मिनिमम एक्सचेंज रेशियो, मार्केट प्राइस के हिसाब से जो एक्सचेंज रेशियो है वो मिनिमम से भी कम है, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो उनको जितना रखना था उससे भी कम है। मिनिमम उन्होंने बोला था 0.4:1, उससे भी ये कम है 0.375 आ रहा है, ठीक है ना, सिंपल था। अब यहाँ पे पोस्ट मर्जर ईपीएस और एमपीएस कैलकुलेट करना है, एक्सचेंज रेशियो 0.4:1 मान के, तो हर कोई कर सकता है। इक्विटी शेयर टोटल अर्निंग्स कितनी है 210 प्लस 99 309 टोटल शेयर्स कितने हैं 1 लाख प्लस 0.4 इंटू 8 लाख दैट इज 132, तो पोस्ट मर्जर ईपीएस आ जाएगा 2.34 और एमपीएस आ जाएगा 2.34 इंटू पी किसका लेना था हमको बीए का 19.05, तो आ जाएगा 44.59, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इट इज टू इजी। फिर जाता है इवेल्युएट करो एमपीएस और ईपीएस को। पहले एमपीएस जो था, पहले जो ईपीएस था वो 2.10 और 1.24 था,
बाद में ईपीएस 2.34 जो अभी कैलकुलेट किया, और 2.34 इंटू 0.4 दैट इज 0.94 आ गया। और पहला एमपीएस 40 और 15 था, अभी आ जाए 44.59 जो अभी कैलकुलेट किया, और 44.59 इंटू 0.4 दैट इज 17.84, तो इंक्रीज हो गया 2.84 का। ठीक है, तो ये भी इजी था। वो थोड़ा सा अजीब सा दे रखा हमारी बुक में, तो मैं आपको प्रेजेंट जो भी सोल्यूशन है किसका है, पादुका का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी। एक जो मेन क्वेश्चन अपना आ जाता है वो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 45 और 46। वो थोड़े से अलग तरह से कर रखे हैं, तो उसको डिस्कशन में मुझे लेना ही था। क्वेश्चन नंबर 45 पेज नंबर 13.64 मर्जर एक्विजिशन में क्या बोला है कि जो वैल्यूएशन है डन ऑफ एन established company by a well-known analyst has estimated a value of rupees 500 lakhs based on the expected free cash flows for the next year of rupees 20 lakhs and an expected growth rate of 5%. While going through the valuation procedures, you found that the analyst has made the mistake of using the book value of debt and equity in his calculation. While you do not know the book value weights he used, you have been provided with the following information. Company has a cost of equity कितना है 12%, after tax cost of debt कितना है 6%, market value of equity is 3 times of the book value of the equity, while the market value of the debt जो है वो equal to the book value of the debt. You are required to estimate the correct value of the company. प्रेजेंटेशन इससे पूरा डिफरेंट रहेगा और थोड़ा इजी हो जाएगा करने को, तो हम लोग ये क्वेश्चन से सॉल्व भी कर लेते हैं। पहले सिंपली वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू इज इक्वल टू एफ सी एफ एफ, फ्री कैश फ्लोज फॉर द फर्म, डिवाइडेड बाय क्या करना है हमको, के लेस जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 500 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई के सी लेस जी। जी कितना है हमारे पास में ऑलरेडी 5%, तो के सी कितना आ जाएगा 9%। करें इस क्वेश्चन को, V0 is equal to FCFF upon KC less G, that is 500 is equal to 20 upon KC less G। G कितना है, केसी कितना आ गया अपने पास में 9%। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, स्पेशली इन्होंने जब बोला है कि जो मार्केट वैल्यू इक्विटी का है वो 3 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, और द मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट जो है वो इक्वल टू द डेप्ट है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो ये 9% है इनके वेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वेट्स ऑफ डेप्ट, जो डेप्ट है उसका वेट मान लेते हैं हम कितना, x या w मान लो। ठीक है, और इक्विटी का वेट मान लेते हैं हम लोग, इक्विटी का मान लेते हैं w और इसका मान लेते हैं 1 लेस w। ठीक है, तो ये हो जाएगा E और D। E कितना है हमारे पास में 12% और ये है 6%। ठीक है, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा W और ये आ जाएगा 1 लेस W, तो ये आ जाएगा 12W और ये आ जाएगा 6 लेस 6W, 6 लेस 6W। तो WACC कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये तो कितना है 9%, ऑलरेडी बोल रखा है कि जो इनका हमने यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया ना 9%, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना होना चाहिए 9%, जबकि ये वेट कितना होना चाहिए 1। ठीक है, तो 9 इज इक्वल टू 12W प्लस 6 प्लस 6W, W इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 0.5, इसको सॉल्व कर लेना 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 0.5 के वेट से आगे की सारी कैलकुलेशंस करनी है ना। सबसे पहले तो इक्विटी, इक्विटी और डेप्ट। ठीक है,
इक्विटी कितना है 12 और डेप्थ है 6। इक्विटी के लिए है 0.5 इंटू क्या बोला था 3 टाइम्स, और इसके लिए तो 0.5 ही बोला था, 3 टाइम्स वेट्स बोला था ना उसका, तो यह आ जाता है 1.5 और यह आ जाता है 0.5। और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 और 1.5 कितना मल्टीप्लाई करने पे आता है 18, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 3, तो ये टोटल आ जाता है 21, और इनका टोटल आ जाता है 2, तो 21 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10.50%। और अब यहाँ पे एफ सी एफ एफ अपन के लेस जी, एफ सी एफ एफ कितना था 20 अपन 10.50 लेस जी कितना है 0.05, आंसर आ जाता है कितना 363.64 लाख। ठीक है, एक्विजिशन का एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, इन जो भी सॉल्यूशन बताए इन सबके सॉल्यूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, ठीक है ना। 46 पेज नंबर 13.64 क्या बोलता है कि द वैल्यूएशन ऑफ द हंसल लिमिटेड हैज बीन डन बाय एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लोज कितना है 54 lakhs फॉर द फॉलोइंग ईयर, एंड जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है of 9%, and the analyst has expected the value of the Hansel Limited is to be 1800 lakhs. However, committed a mistake of using the book value of the debt and equity. The book value weights जो है employed by the analyst are not known, but you know that the Hansel Limited has a cost of capital, cost of equity कितना है 20%, और post tax cost of debt कितना है 10%, और value of the equity thrice of the book value, where is the market value of the debt is 9/10 of the book value. यहाँ पे बोला था 3 टाइम्स और यहाँ पे बोल रखा है 9/10, ठीक है। वैल्यू ऑफ द इक्विटी इज प्राइस ऑफ द बुक वैल्यू, वेयर इज मार्केट वैल्यू ऑफ द डेप्ट इज 9/10 ऑफ इट्स बुक वैल्यू, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द हंसल लिमिटेड। ये भी हमारे जो क्वेश्चन नंबर 45 किया था लगभग, मतलब बहुत कुछ वैसा ही है। सबसे फर्स्ट वही एफ सी एफ एफ अपन के लेस जी किया, 1800 इज इक्वल 54 अपन के लेस जी, सॉरी कर ही लेती हूँ ना, एफ सी एफ एफ B0 is equals to FCFF upon K less G, ये आ जाता है 1800 is equal to 54 upon KC less G, तो ये आ जाता है G 9% और KC 12%, G कितना है यहाँ पे 9% है, तो 54 upon 1800 is equals to KC less 9%, KC आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, तो KC आ जाएगा हमारे पास में 12%। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेट्स बोला है, सबसे पहले देखो कोस्ट कितनी है, कोस्ट है इक्विटी और डेप्ट की, इक्विटी की तो है 12 और डेप्ट की 6। सपोज वेट जो है इसका तो है W और इसका है 1 लेस W, ये होना चाहिए 1, तो प्रोडक्ट कितना आ गया 12 W और ये आ जाएगा 6। अरे ये क्वेश्चन वापस वही आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 20 है ना, और ये है कितना 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 20W और ये आ जाएगा 10 लेस 10W, तो ये हो जाना चाहिए 12%। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 12 इज इक्वल टू 20W प्लस 10 लेस 10W, तो 12 इज इक्वल टू 10W, 0.2 इज इक्वल टू W और 0.8 इज इक्वल टू 1 लेस W, ये इनका वेट है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्या आ गया था अपना 0.2 और 0.8 आ गया था। ठीक है, अभी इक्विटी और डेप्ट, इक्विटी कितना है 20 और 10, और बोला था 0.2 और 0.8 इनका क्या है वेट। अब ये जो वेट है, ये तो बोला था इसका ट्राइस 3 टाइम्स है, और ये बोला था इसका 9/10 है, तो
अब इसका 3 टाइम्स और 9 टाइम्स कैलकुलेट करते तो ये आ जाता है 0.6 और ये आ जाता है 0.72। ठीक है, अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 20 और 6 और इसको ये 0.6 है और ये 0.72 है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आ जाता है 12 और 7.2 जो कितना है 19.2 और यहाँ पे हमारे पास है इन दोनों को करने पे 1.32 तो यह आ जाता है 19.2 डिवाइड बाय 1.32 कितना आ जाता है 14.54। सिंपली 14.54 आ गया। FCFF कितना था 54 lakhs डिवाइड बाय KC कितना आया 14.54 lakhs। G कितना है 2.09। आंसर आ जाता है 974.73 lakhs। ठीक है, ये आंसर कंप्लीट।